आज के जनरेशन में जैसे एक कॉन्सेप्ट निकला है डिंक, डुअल इनकम नो किड्स। डिंक नाम का ये जो कंसेप्ट अभी इंडिया में आया तो 1994 में अमेरिका में इसके रिलेटेड कुछ सर्वे हुआ और अमेरिका ने मतलब वहाँ पे बताया गया है कि एक किड को अगर डेवलप करना है, एक बेबी को जन्म देना है तो कितना खर्चा आता है। वो जो कॉस्टिंग बताया गया उस कॉस्टिंग के बाद में कई सारे पेरेंट ने अवॉइड किया कि अब को संतान ही नहीं चाहिए, संतान को ही अवॉइड किया। सर, लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। Exactly. गर्भ संस्कार के बारे में बहुत ही कम अवेयरनेस है और जिनको पता है उनको लगता है ये सिर्फ पूजा पाठ है। तो एक्चुअली गर्भ संस्कार होता क्या है? आपने सही बताया कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये किसी धर्म से रिलेटेड है, ये पूजा पाठ है, गर्भ संस्कार। तो प्रेगनेंसी के किस मंथ से गर्भ संस्कार करना चाहिए? पहले मंथ से ही करना चाहिए, शुरुआत से ही करना चाहिए, लेकिन शुरुआत से भी पहले शुरुआत करनी ज़रूरी है। कंसीव करने से पहले ही माता पिता की बदलनी ज़रूरी है, माता पिता का फिज़िकल और मेंटल डिटॉक्स होना ज़रूरी है। तो जैसे आपने कहा कि डिसेबिलिटी होती है बच्चों में, अगर प्रेगनेंसी के टाइम ये आइडेंटिफाई हो जाए कि बच्चे के हार्ट या ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, तो क्या इस टाइम पे भी चेंज हो सकता है? सो सिमिलर वे इस प्रेगनेंसी के दौरान डिसेबिलिटीज़ कौन सी, नॉर्मली फिजिकल डिसेबिलिटीज़ जो है हम हर मंथ वाइज जो स्कैनिंग करते हैं वहाँ पे दिख रही है, बट इमोशनल मेंटल उनका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट में डेफिनेट। तो हमारा आज का पॉडकास्ट हमारे बाकी पॉडकास्ट से बहुत अलग होने वाला है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विष्णु माने सर, जो गर्भ संस्कार एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मदर मैन के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि गर्भ संस्कार कितना इम्पॉर्टेंट है। वो प्रैक्टिसेस जो पुराने टाइम में बहुत की जाती थी, पुराने टाइम में की जाती थी, वो अब के टाइम में उसके ना अवेयरनेस है ना उसकी नॉलेज है। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम जानेंगे कि गर्भ संस्कार एक्चुअल में होता क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है और कैसे हर प्रेग्नेंट लेडी, जो लेडी कंसीव करने का सोच रही है, जो लेडी प्रेग्नेंट है, उसे ये ज़रूर करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच सर मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल, आप गर्भ संस्कार के बारे में बात करते हैं, बट आज के जनरेशन में जैसे एक कॉन्सेप्ट निकला है डिंक, डुअल इनकम नो किड्स। तो इस जनरेशन में तो लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, बट किड्स का, बच्चों का तो सोचते ही नहीं है, करते हैं कि बाद में करेंगे या नहीं करेंगे। तो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? पहली बात तो फाइनेंशियल प्लानिंग करके फाइनेंस तो हम ऊपर नहीं लेके जाने वाले, वो तो वही के वही रहने वाला है। डिंक नाम का ये जो कंसेप्ट अभी इंडिया में आया, असल में इसका अगर हिस्ट्री देखेंगे तो 1994 में अमेरिका में इसके रिलेटेड कुछ सर्वे हुआ और अमेरिका ने मतलब वहाँ पे बताया गया है कि एक किड को अगर डेवलप करना है, एक बेबी को जन्म देना है तो कितना खर्चा आता है। वो जो कॉस्टिंग बताया गया उस कॉस्टिंग के बाद में कई सारे पेरेंट ने अवॉइड किया कि अब को मतलब हमें संतान ही नहीं चाहिए, संतान को ही अवॉइड किया। सो ड्यूअल इनकम नो किड, दोनों मिलकर कमा रहे और बस एंजॉय कर रहे या खर्च कर रहे। सो एन्जॉयमेंट या हैप्पीनेस, वो खर्चा आपको जो हैप्पीनेस दे रहा है, पैसों का खर्चा, वैसे ही सिमिलर वे ये बेबी भी आपको हैप्पीनेस दे रहा है। इंडिया की अगर बात करेंगे, इंडिया का कल्चर और संस्कृति को हम अगर देखेंगे तो इंडिया क्या है, इंडिया में मातृत्व को बहुत वैल्यू है। हर माँ, हर पिता वो एक्सपीरियंस करना चाहता है और उस एक्सपीरियंस का जो आनंद है वो बहुत बड़ा है। जैसे कि जस्ट कल्पना करके देखिए कि प्रेगनेंसी का वो जब गुड न्यूज़ मिलता है तब उस कपल्स के दौरान कैसा अटैचमेंट होता है। 9 महीने के दौरान दोनों मिलकर कुछ गतिविधियाँ कर रहे, गर्भ संस्कार कर रहे, दोनों इन्वॉल्व है, क्रिएटिविटीज़ कर रहे हैं, कुछ ड्राइंग कर रहे हैं, वो कितना आनंद भरा क्षण है। डिलीवरी का न्यूज़ मिल रहा है, फिर उस वक्त माता पिता का जो हैप्पी फेसेस है, हैप्पीनेस है, उसके साथ ही साथ बच्चा जन्म लेकर घर आ रहा है, घर में आने के बाद घर की वो खुशी, उसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैर घर में पड़ रहे हैं, वो छोटी छोटी बातें करना सीख रहा है। वो जो पूरा जर्नी है कितना आनंद भरा जर्नी है, हर किसी को आनंद देने वाला जर्नी है। और हमारे यहाँ का अगर कल्चर संस्कृति देखेंगे तो मतलब बच्चा इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल प्रॉब्लम। कई बार आज हम अगर देखेंगे तो ये भी है, कई जो कपल्स है शादी किया है बट बच्चे को
अवॉइड कर रहे हैं। सो अवॉइडेंस का और एक कारण मिलता है कि बच्चा आएगा तो जिम्मेदारी बढ़ेगी। आजकल न्यूक्लियर फैमिली में लोग रह रहे हैं, तो बच्चे को कौन संभालेगा। हम दोनों भी जॉब कर रहे हैं या दोनों भी बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो ऐसे भी कई सारे सिचुएशंस है। और नॉर्मली कई बार माता पिता के मन में डर बैठा हुआ है कि बच्चा आएगा, शायद वो क्रैंकी होगा, कुछ तकलीफ होगी तो हम सफ़र हो जाएंगे, हमारा फ्रीडम ख़त्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये सारे मिथ है। रियलिटी में कुछ चीज़ें हैं, बट उसका रीज़न अलग है। आप अगर गर्भ संस्कार के प्रोसेस के माध्यम से बेबी को जन्म देने जा रहे हैं, तो बेबी के अंदर बहुत कुछ क्वालिटीज़ आप कोख में ही निर्माण कर पाते हैं। एक उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे जीएससी फैमिली में हमारा जो गर्भ संस्कार चैलेंज है वो फैमिली है, जीएससी फैमिली कहते हैं। तो हमारी जीएससी फैमिली में एक माँ जुड़ी थी। उस माँ ने लगभग माँ पिता दोनों बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस के सिलसिले में दोनों भी पूरे विश्व में घूमते रहते हैं। सो दोनों ट्रैवल करते, इसलिए माँ ने और पिता ने सोचा कि नहीं, हम जल्दी इशू होने नहीं देंगे, और उन्होंने अवॉइड किया, अनेक साल तक प्रेगनेंसी अवॉइड किया। अभी पैसे अच्छे खासे हैं, सब कुछ है, फिर भी वो अवॉइड कर रहे थे। बट फाइनली एक एज आता है, क्योंकि उसके लिए लिमिटेशंस है। पैसा कभी भी कमा सकते हैं, लेकिन बच्चा कमाना है, बच्चा पाना है, तो उसके लिए टाइम, नेचर ने, कुदरत ने कुछ आपको लिमिटेशंस दिए। तो उस माँ ने, पिता ने डिसाइड किया कि नहीं करेंगे, बट कन्फ्यूज्ड थे। मेरे वर्कशॉप में आए, वर्कशॉप अटेंड किया, और वर्कशॉप अटेंड करने के बाद भी दोनों ने निर्णय लिया कि हमें अभी बेबी प्लान करना है। प्रेगनेंसी प्लानिंग से वो जुड़े थे। बेबी को, उनके मन में डाउट यही था कि बच्चा आएगा तो हम ये घूम फिर नहीं पाएंगे, बिज़नेस के सिलसिले में हम इधर उधर जा रहे हैं, नहीं जा पाएंगे, हमारा रिस्ट्रिक्शंस आ जाएगा, ये डर था उनके मन में। तो उन्होंने अपने जर्नी को स्टार्ट किया हमारे साथ में। 9 महीने गर्भ संस्कार के पूरे प्रोसेस को उन्होंने फॉलो किया, और फॉलो करने के बाद उनका बेबी गर्ल हुई उनको, और बेबी निहिरा बोल के उस बेबी का नाम है, बेबी गर्ल हुई। 20 महीने के बाद में वही माँ सेम ऑनलाइन पे जस्ट उनका शेयरिंग करने के लिए आए थे। तब उस माँ ने बताया कि सर थैंक यू सो मच। मैं बोला कि क्यों, थैंक यू क्यों? उन्होंने कहा कि सर ये हमारा जर्नी ऐसे ऐसे, इतने साल हमने प्रेगनेंसी अवॉइड किया, बस एक डर के कारण कि बच्चा आएगा तो जिम्मेदारी बढ़ेगी, हम सफ़र करेंगे, हम फ्रस्ट्रेशन में आएंगे, हमारा ट्रैवलिंग रुक जाएगा। बट लिटरली सर थैंक यू सो मच। हम निहिरा को लेके, अभी उसका एज 20 महीना तक जब वो शेयर करने के लिए आए थे, सो माँ कहती है कि सर 20 महीने की निहिरा को लेकर हम 45 फ्लाइट्स, 19 कंट्रीज़ और 3 कॉन्टिनेंट घूम के आए 20 मंथ के एज में। और माँ कहती है कि सर माँ कहती है कि सर 20 महीने के बेबी को लेकर हम इतना घूमे हैं, कुछ भी तकलीफ़ नहीं है, मेरी बेटी इतनी सपोर्टिव है, इतनी काम है, इतनी मस्त है। लिटरली वी आर सेलिब्रेटिंग आवर पेरेंटहुड। सो एक जगह पे डर है जो आपको अवॉइड करने के लिए, बट ये जो हैप्पीनेस है वो भी तो आप मिस कर रहे हैं। पैसे का हैप्पीनेस कुछ दिन के बाद में जाएगा, फिर जहाँ पे आप बच्चा नहीं प्राप्त कर पाएंगे, उस वक्त जो रिग्रेट होगा वो शायद पैसों से आप भर नहीं पाएंगे। और इसलिए जो भी ऑडियंस, जो भी लोग अगर हमें सुन रहे हैं, जो यंग कपल्स हैं, मैं उनको ज़रूर यहाँ पे इनकरेज करना चाहूँगा कि यस, कुदरत ने दिया हुआ ये एक वरदान है आपको, और ये आपने ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। बहुत अच्छा सर, लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में, गर्भ संस्कार के बारे में बहुत ही कम अवेयरनेस है, और जिनको पता है उनको लगता है ये सिर्फ पूजा पाठ है। तो एक्चुअली गर्भ संस्कार होता क्या है? आपने सही बताया कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये किसी धर्म से रिलेटेड है, ये पूजा पाठ है, लेकिन गर्भ संस्कार पूजा पाठ नहीं है। गर्भ संस्कार साइंस है, क्योंकि नेचर ने, कुदरत ने बेबी बनने का जो प्रोसेस है वो माँ या धर्म के रिलेटेड अलग नहीं बनाया। हर माँ के कोख में बच्चा बनने का प्रोसेस जो है वो सेम ही है। सो इस गर्भ संस्कार की विधि को हम किसी जाति धर्म में बांध नहीं सकते। मैं हमेशा गर्भ संस्कार के बारे में डेफिनेशन बताता आया हूँ कि गर्भ संस्कार यानी कोई धार्मिक विधि नहीं है। तो गर्भ संस्कार यानी उस हर एक गर्भवती माँ का पूरे 9 महीने के लिए हैप्पी, एक्टिव, क्रिएटिव, एनर्जेटिक, पीसफुल, स्टेबल, पॉजिटिव और कंसिस्टेंट रहना, यानी गर्भ संस्कार होता है। इस पूरे जितने भी शब्द मैंने इस्तेमाल किए वो सारे क्या है? वो सारे इमोशंस है, वो सारी साइकोलॉजी है। सो माँ की इमोशंस, माँ का एनवायरनमेंट, उस पूरे प्रोसेस में किस तरह से आपके इमोशंस रहते हैं, आप रख पाते हैं,
उसके ऊपर बहुत कुछ असर मतलब उस बेबी के ऊपर होता रहता है। तो इस पूरे प्रोसेस को साइंटिफिकली अगर देखेंगे, मतलब आज अनेक रिसर्च पेपर अवेलेबल है, वो रिसर्चर्स बताते हैं कि कैसे एक माँ के कोख में बेबी को बेहतर बनाया जा सकता है। हम अगर भारत देश की बात करेंगे, भारत देश में अगर हम देखेंगे तो नॉर्मली हर माँ कुछ गतिविधियाँ, कुछ एक्टिविटीज़ प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ के बाद ज़रूर करती है। वो कौन सी है? पहली बात अगर वो करेगी तो वो कंसीव होने का गुड न्यूज़ मिलते ही वो पहले डाइट चेंज करेगी, खान पान पे ध्यान देती है, हर माँ देती है। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स खाने में आना शुरू हो जाएंगे। देन वो सप्लीमेंट्स लेंगे, न्यूट्रिशन की जो भी कमतरता है उसके हिसाब से डॉक्टर एडवाइस करेंगे, उसके हिसाब से न्यूट्रिशंस लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे। और साथ ही साथ क्या करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, जैसे कि बेबी का जो वीकली मंथली जो भी ग्रोथ है, हाथों पैरों की डेवलपमेंट है, उसको मॉनिटर करने के लिए ये स्कैनिंग करवाया जाता है। सो ये जो एक्टिविटीज़ है हर माँ करती है, इवन गवर्नमेंट भी इन एक्टिविटीज़ के लिए सपोर्ट करता है। बट ठीक से अगर हम देखेंगे तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या है? ये सारी एक्टिविटीज़ फिज़िकल ग्रोथ को सपोर्टिव एक्टिविटीज़ है। माँ के और बेबी के फिज़िकल हेल्थ को, फिज़िकल ग्रोथ के लिए सपोर्ट करने वाले एक्टिविटीज़ है। तो सवाल ये उठता है कि हम सिर्फ बेबी को फिज़िकली जन्म दे रहे हैं? नहीं। क्या सिर्फ शरीर जन्म ले रहा है? नहीं। शरीर के संग अंदरूनी पूरा व्यक्तिमत्व जन्म ले रहा है। सो उस अंदरूनी जो पूरी व्यक्तिमत्व, अंदरूनी जो सॉफ्टवेयर बन रहा है, उसके रिलेटेड क्या हमारी भारत की माएँ कुछ एक्टिविटीज़ कर रही है? जैसे कि मेंटल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहा जाता है। व्हाट अबाउट दैट? आर वी डूइंग एनी एक्टिविटीज़ फॉर दैट? नो। सो दीज एक्टिविटीज़ आर मिसिंग एंड दैट्स द रीज़न कि इंडिया आज 146 करोड़ की आबादी बन चुका है, लेकिन देश अभी भी आबाद नहीं हो रहा है। जब ओलंपिक्स होता है तब हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे है, बिकॉज हम नंबर्स के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पे फिजिकल बॉडी बन रही है, बट बॉडी के अंदर जो माइंड चाहिए, जो शार्पनेस चाहिए, जो बौद्धिक क्षमताएं चाहिए, जो इंटेलेक्ट चाहिए, कहाँ पे वो? क्योंकि उसके लिए हम काम ही नहीं कर रहे, और काम नहीं करेंगे तो कैसे आएंगे? बोएंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? सो गर्भ संस्कार की इस विधि को क्या बताया जाता है? ऐसी विधि जो शरीर के संग संग आपके अंदरूनी व्यक्तिमत्व का विकास करे, बाई बर्थ जो गुण क्वालिटीज़ आती है उनका विकास। सो उस विकास के लिए, जैसे कि यदि आप कुछ करते हैं तो डेफिनेटली उसका कुछ असर मिलता है। आप अगर खाना खाते हैं तो डेफिनेटली उसका कन्वर्जन एनर्जी में हो रहा है। आप अगर पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम में जाते हो तो रिजल्ट्स आपके अलग रहते हैं, और बिना पढ़ाई करके आप एग्ज़ाम के लिए जाते हो तो रिजल्ट्स अलग रहते हैं, अलग रहने ही वाले हैं। सिमिलर वे आप गर्भ संस्कार करके संतान को जन्म देते हैं तो रिजल्ट्स अलग मिलने वाले हैं, और बिना गर्भ संस्कार के आप बेबी को जन्म देते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही, बट डिफरेंस बहुत बड़ा रहने वाला है। सो आपके एक्शंस इस 9 महीने के दौरान, आपके इमोशंस इस 9 महीने के दौरान जो करवाए जाते हैं, जो करते हैं, पर्पसफुली जो कुछ भी करते हैं, उसका डेफिनेटली कुछ असर देखने के लिए मिलता है, और इसी पूरे प्रोसेस को ही गर्भ संस्कार कहा जाता है। क्योंकि नॉर्मली लोग सोचते हैं कि अगर पूछा जाए किसी प्रेग्नेंट लेडी से कि आपको कैसा चाहिए बेबी, तो बोलेंगे हेल्दी चाहिए या फिर सुंदर चाहिए, यही दो होता है कॉन्सेप्ट। तो प्रेगनेंसी के किस मंथ से गर्भ संस्कार करना चाहिए स्टार्ट? वैसे तो पहले मंथ से ही करना चाहिए, शुरुआत से ही करना चाहिए, लेकिन शुरुआत से भी पहले शुरुआत करनी ज़रूरी है। जब हम 16 संस्कारों की बात करते हैं तो गर्भ संस्कार के पहले और एक संस्कार आता है, उसे कहा जाता है बीज संस्कार। बीज संस्कार मतलब क्या है? कंसीव करने से पहले ही माता पिता की सोच बदलनी ज़रूरी है, माता पिता का फिज़िकल और मेंटल डिटॉक्स होना ज़रूरी है, उनकी लाइफस्टाइल वहाँ बदलनी ज़रूरी है। एटलीस्ट कंसीव करने से पहले 90 डेज़ बिफोर ये पूरी प्रोसेस डिटॉक्सिफिकेशन की, उनकी थॉट प्रोसेस की, ये करने के बाद में कंसीव करेंगे तो हेल्दी कंसेप्शन पॉसिबल है। अदरवाइज़ बहुत बार हम देख रहे हैं कि आज मिसकैरेजेस हो रहे हैं, अबॉर्शंस हो रहे हैं, या कंसीव ही नहीं हो रहा है, अनेक तकलीफ़ें हैं, फिर IVF या अनेक अदर प्रोसेस के लिए जाना पड़ रहा है। उसका रीज़न है कि आज माता और पिता का जो लाइफस्टाइल है, मतलब आज के जनरेशन का जो लाइफस्टाइल है, और उसमें भी अगर IT में वर्क करने वाले, पहले ज़माने में जो माता थी वो हाउसवाइफ रहा करती थी, सो उस वक्त माँ को समय मिलता था।
अभी क्या है कि माँ को समय ही नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक वो खुद की जिम्मेदारी, हस्बैंड की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, ऑफिस की जिम्मेदारी, ऐसे अनेक जिम्मेदारियों में उलझी हुई है। और ऐसे समय पे उसको अपने ऊपर ध्यान देने के लिए समय ही नहीं है, अंदर पूरा सिस्टम बिगड़ गया है। ऐसे सिचुएशन में नेचुरली कंसीव होना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इसीलिए जब भी आप प्रेगनेंसी के बारे में सोचते हैं तो पहले कंसीव करने से कुछ मिनिमम 90 डेज़ बिफोर आपने अपने आप को डिटॉक्स करना ज़रूरी है, अपने आप को मतलब शुद्ध करना ज़रूरी है। और उसके बाद में आप कंसीव करते हैं तो हेल्दी कंसीव हो जाएगा। एंड जैसे ही कंसीव का गुड न्यूज़ मिलता है, वहाँ से आगे फिर आपने गर्भ संस्कार के पूरे प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। बट एक चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँगा, क्योंकि शायद हमारा ऑडियंस सुनता रहेगा या कुछ लोग जो भी सुनते हैं, मेरे वर्कशॉप में लोग आते हैं सुनते हैं, जैसे कि अभी किसी का 5वां महीना शुरू है और वो हमें सुन रहे हैं, तो उनके दिमाग में पहला आएगा फिर हमने तो मिस किया, हमने तो गलती की। नहीं डियर फ्रेंड्स, ऐसे सब लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आपने गलती की, ऐसा नहीं। आज पता चला है ना आपको, तो आज से आपको गर्भ संस्कार करना चाहिए। आइडियली शुरुआत पहले मंथ से, सेकेंड मंथ से करनी चाहिए। बट अगर आज आप सुन रहे हैं तो आज भी यू आर लकी, योर बेबी इज़ लकी कि आज से डिलीवरी तक का जो समय है उतना समय आप आपके बेबी को दे सकते हैं और कई सारी चीज़ें रिकवर करने की कोशिश भी कर सकते हैं। मतलब क्या, नॉर्मली लास्ट के 2 महीने बचे और कोई माँ अगर हमें सुन रही, तो ये पूरा पॉडकास्ट सुनने के बाद में उनको अच्छा फील नहीं होगा, बल्कि उनको रिग्रेटेड फील होगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये इतना महत्वपूर्ण समय मिस किया। तो मैं उनको रिग्रेट का फीलिंग रखना नहीं चाहता। उस माँ को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी भी आप लकी हो। वाई? 2 महीने तो बचे हैं। एक बार डिलीवरी हो गई और डिलीवरी होने के बाद में यदि आपको पता चलता कि आपके बेबी में कुछ प्रॉब्लम है, उसके बौद्धिक क्षमता में कुछ इश्यूज़ है, या वो ऑटिस्टिक है, या गतिमंद मतिमंद जैसा कुछ तो बन गया है, क्या 1 मिनट के लिए भी आप उसे वापस कोख में डाल सकते हैं? लाख करोड़ों अरबों खरबों रुपए दे के? इट इज़ इम्पॉसिबल। इसका मतलब क्या है, आज भी यू आर लकी बिकॉज एटलीस्ट 2 महीने बचे हैं और आपको इतना अच्छा कंटेंट, इतना कुछ अच्छा नॉलेज यहाँ पे मिल रहा है। सो रिमेनिंग जितने भी दिन हैं वो हर एक दिन आपके बेबी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी वो बेबी आपके शरीर का हिस्सा है। आज भी वो आपके प्लासेंटा से, उसको अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। और जब तक ये संतान आपके कॉर्ड से, मतलब आपके प्लासेंटा से जुड़ी है, तब तक आप उनमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। डिलीवरी के बाद में क्या है, हम सिर्फ बता सकते हैं ये मत कर, वो कर, करना नहीं करना उस इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी का मतलब सोच है। हम बता सकते हैं, बदल नहीं सकते। बदलने का मौका जो है वो 9 महीने तक है, डिलीवरी तक है, उस आखिरी क्षण तक है। सो आज भी पता चला है तो अभी से भी जितने दिन बचे हैं उतने दिनों में बहुत कुछ किया जा सकता है। गर्भ संस्कार का प्रोसेस क्या है, मतलब इसमें क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी होती हैं? प्रैक्टिसेस, पहली बात तो माँ के इमोशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना ज़रूरी होता है। जैसे कि प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है, एग्री कि प्रेगनेंसी बीमारी भी नहीं है, बट प्रेगनेंसी नॉर्मल क्यों नहीं है? क्योंकि पिता से जब जो सीड आया है, माँ के प्लासेंटा में जो सीड आ चुका है, वो सीड प्लासेंटा से अटैच होने के बाद बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस, क्योंकि बेबी को ग्रो करना है तो अंदर बहुत कुछ शरीर में बदलाव हो रहा है स्त्री के। जब ये बदलाव हो रहा है, हार्मोन्स नए नए बन रहे हैं, तो उस वक्त माँ का सफ़रिंग होना, मतलब क्रैंकी होना, एंशियस होना, कभी कभी हाई लेवल का डिप्रेशन भी हो जाता है, एंगर बढ़ जाना, ये सारी चीज़ें मतलब होती है, बहुत सारे लोगों के संग होती है। कई बार मूड स्विंग्स होते रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी अपने आप को हैप्पी रखना, ऐसे सिचुएशन में भी अपने आप को कंसिस्टेंट रखना, ऐसे सिचुएशन में भी अपने आप को करेजियस बना कर रखना। सो ये पूरा अगर आप अपने आप को रख पाते हैं तो उसका बहुत अच्छा असर आपके ऊपर और आपकी वजह से आपके कोख में प्लासेंटा से जुड़ी हुई जो संतान है उस संतान के ऊपर होता है। अगर वो नहीं हुआ, मान लीजिए कि माँ अगर सफ़र कर रही है, कुछ रिसर्च में मैंने पढ़ा कि अगर एट द एज ऑफ 60 अगर किसी इंसान को डायबिटीज़ हो रहा है तो रिसर्च बताता है कि उसका रूट क्या है? उसका रूट है प्रेगनेंसी के दौरान माँ को निर्माण हुआ स्ट्रेस।
सो प्रेगनेंसी के 9 महीने के दौरान जो कुछ भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं उसके इम्प्लीकेशंस डिलीवरी के बाद उस बेबी के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड दैट्स द रीज़न कि ये 9 महीने प्रेसियस है। 9 महीने माँ अपने संतान को जीवन भर का वरदान दे रही है। जीवन भर का वरदान यहाँ पे 9 महीने के दौरान ही मिल रहा है। डिलीवरी के बाद आप प्रॉपर्टी दे रहे, जायदाद दे रहे, पैसा दे रहे, वो मायने नहीं रखता है। अगर आपकी संतति अच्छी है तो ही संपत्ति मायने रखती है। अगर संतति ही अच्छी नहीं बनेगी, वो अगर मेंटली कुछ रिटायर्ड बन रही है, कुछ प्रॉब्लमेटिक बन रही है, क्या करना है उस संपत्ति का। सो संतति अच्छी होनी जरूरी है, और संतति अच्छी होनी है तो पहले 9 महीने का ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। तो जैसे आपने कहा कि डिसेबिलिटी होती है बच्चों में, अगर प्रेगनेंसी के टाइम ये आइडेंटिफाई हो जाए कि बच्चे के हार्ट या ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, तो क्या इस टाइम पे भी चेंज हो सकता है? मैं इसमें थोड़ा सा आपको मतलब करेक्ट भी करना चाहूँगा कि डिसेबिलिटीज़ होती ही है ऐसा नहीं मैं बता रहा हूँ, बट जो कैपेसिटीज़ है, जैसे कि एक प्रोसेस है आपका खाना बनाने का प्रोसेस है, आप खाना बना रहे, चावल रखे, सो एक प्रोसेस है। खाना अगर बेहतर बनना है, मतलब खाना हर रोज़ बना रहे आप, लेकिन उस प्रोसेस को अगर आप मॉनिटर करते हैं, क्लोजली मॉनिटर करते हैं, जैसे कि सब्जियों के सिलेक्शन से लेके, चॉपिंग से लेके, कुकिंग से देकर सारी प्रोसेस के मतलब क्लोजली आपने उसको मॉनिटर किया और बहुत अच्छी तरह से प्रोसेस किया, तो बनने वाला खाना बेहतर ही बनने वाला है। लेकिन ऐसे ही कुछ भी करके, मतलब उल्टा पुल्टा सीक्वेंस जो भी है, कम ज़्यादा करके खाना बनाए, खाना तो बनेगा लेकिन दोनों के टेस्ट में जैसे फ़र्क रहेगा। सो सिमिलर वे इस प्रेगनेंसी के दौरान डिसेबिलिटीज़ कौन सी, नॉर्मली फिजिकल डिसेबिलिटीज़ जो है हम हर मंथ वाइज जो स्कैनिंग करते हैं वहाँ पे दिख रही है, बट इमोशनल, मेंटल, उनका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट में डेफिनेटली असर दिखता है। और जो प्रश्न आपने पूछा कि यदि कुछ प्रेगनेंसी के दौरान अगर ऐसे कुछ इश्यूज़ मिलते हैं, जैसे कि स्कैनिंग के दौरान कुछ इश्यूज़ मिले, तो हाँ, उसका आंसर मैं दे सकता हूँ कि यस, उसमें भी रिकवरी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आई बिलीव, या मेडिकल साइंस बोलता है कि बॉडी इज़ द बंडल ऑफ सेल। मांसपेशियों से बना हुआ ये शरीर है, और मांसपेशियों ने ही हमारे ब्रेन को निर्माण किया है। मांसपेशियाँ आकर इकट्ठा जुड़ी और फिर उन्होंने पूरे सिस्टम को बना दिया। तो बॉडी के अंदर एक मैकेनिज़्म है, रिपेयर करने का मैकेनिज़्म है। जैसे कि मान लीजिए स्ट्रेस था, इश्यूज़ था, प्रॉब्लम था, कुछ इश्यूज़ है और उसकी वजह से कुछ डिसेबिलिटीज़ बनी, दिखी आपको स्कैनिंग के दौरान। किसी के ब्रेन में इश्यूज़ है, किसी के हार्ट में इश्यूज़ है, किसी के लेग में इश्यूज़ है, कुछ ना कुछ इश्यूज़ दिखे, तो कैन रिकवर, तो आई कैन से यस, यू कैन रिकवर, क्योंकि वैसे कुछ केस स्टडीज़ हमारे पास में है। मैं कुछ केस स्टडीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि हार्ट में होल है, हृदय में होल है, ऐसे अनेक हज़ारों केस स्टडीज़ अभी तक हमारे यहाँ पे माँओं ने हमें शेयर किए। एक माँ थी जिन्होंने शेयर किया कि बेबी के होल में बेबी के हृदय में होल मिला, 7वें महीने के एनॉर्मली स्कैनिंग में मिला। माँ खुद डॉक्टर है, जब पता चला तब माँ पैनिक हो गई कि अभी क्या करे, कर तो कुछ नहीं सकते, अबॉर्ट भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, जन्म देना ही देना है। बट जन्म के बाद में अगर बेबी के हृदय में अगर कुछ होल है, छेद है, तो डेफिनेटली हर माता पिता, पेन होगा ही माता पिता को, बच्चा तो सफ़र करेगा ही करेगा, बट माता पिता को भी सफ़रिंग होने वाला है। सो माँ के पास में दूसरा चारा नहीं था। जो माँ को हम कुछ एक्टिविटीज़ बताई थे, जैसे कि विजुअलाइजेशन का प्रोसेस है, क्योंकि हम अगर अपने आप से जुड़ जाते हैं, पैर के नाखून से लेकर सिर के बालों तक अपने आप से जुड़ जाते हैं, कुछ इमेजेस हमारे बंद आँखों के सामने मेंटल स्क्रीन के ऊपर हम देख रहे हैं, तो डेफिनेटली वो ब्रेन को जैसे इमेजेस जा रही है, ब्रेन वैसा बॉडी में फीलिंग्स, अपने मन में फीलिंग निर्माण कर रहा है, और जैसे फीलिंग निर्माण हो रही है वैसा ही बॉडी रिस्पॉन्स कर रहा है। बॉडी रिस्पॉन्स कर रहा है, बॉडी के अंदर का हर एक सेल वैसे चेंज हो रहा है, एनर्जाइज हो रहा है वो एक एक सेल, और वो बॉडी के अंदर वो रिपेयरिंग फैक्ट्री है। अगर बेसिकली देखा जाएगा तो पैर के नाखून से, मतलब पिता से जो छोटा सा बीज आया है, उस बीज को परिवर्तित कर रही, कौन कर रहा है? माँ कर रही है। एक व्यक्तिमत्व में, एक पूरे शरीर में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है उस बीज को, वो कौन कर रहा है? माँ का खुद का शरीर ही कर रहा है ना, कोई बाहर से आकर उस बीज को डेवलप नहीं कर रहा है। माँ खुद अपने शरीर के अंदर उस बेबी के शरीर को बना रही है। तो शरीर को बनाते वक्त जैसे शरीर को बना रही है, ब्रेन को बना रही है, आँखों को बना रही है, लंग्स को बना रही है, हृदय को बना रही है, तो वो बेहतर भी बना सकती है, रिपेयर भी कर सकती है। तो वो रिपेयरिंग का मैकेनिज़्म हमारे बॉडी के अंदर है।
तो अगर आप वहाँ पे उस तरह से जुड़ते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे मैंने बताया विजुअलाइजेशन इज़ द ग्रेट प्रोसेस, उसके ऊपर भी अनेक सारे रिसर्च पेपर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वो अगर करते हैं तो उससे कुछ बहुत अच्छा फ़र्क पड़ सकता है। ऐसे कई सारी केस स्टडीज़ हमारे पास में है। चंडीगढ़ से चारुम नाम की एक मैडम जुड़ी थी। 5वें महीने के अनोमली स्कैन में उनके ब्रेन में, बेबी के ब्रेन में कुछ फ्लूइड्स मिले, स्वेलिंग मिला। माँ घबरा गई क्योंकि पहला बेबी था, पहली प्रेगनेंसी थी और वो भी प्रेसियस, कई सालों के बाद में कंसीव हो गए थे। अभी क्या करे, करने के लिए तो कुछ सब मतलब है नहीं, दिख नहीं रहा है। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखे, बोले कि ब्रेन में इशू है, आगे कंटिन्यू करके फ़ायदा नहीं है। माँ घबरा गई, 2 बार स्कैनिंग किया, दोनों रिपोर्ट वैसे आए। माँ ने मेरे से संपर्क किया कि सर ऐसे ऐसे इश्यूज़ है, क्या करें, आई डोंट वांट टू गिव अप। माँ को बताया कि हम मेडिकल रिपोर्ट डिनाई नहीं कर सकते, बट आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अर्ली उनका एनएमएल स्कैनिंग हुआ था, 18th वीक में हुआ था। तो उनको अबॉर्शन का निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, तो उसके लिए कुछ दिन का समय था। माँ को मैंने बताया क्या, वाई डोंट यू फॉलो सम एक्टिविटीज़। तो ये विजुअलाइजेशन की विधि हमने बताई। एफर्मेशन जो खुद को पॉजिटिविटी देने का काम करती है, प्रोग्रामिंग पॉजिटिव करने का काम करती है, तो एफर्मेशंस के बारे में बताया। एंड जो हमारे एटोसोजेशन ट्रांस मैंने डिज़ाइन करके दिए सबकॉन्शियस लेवल पे, वो ट्रांस दिया। 3 ही एक्टिविटी मैंने करने के लिए बोला था। रिगरसली अगले 20 दिन माँ ने फॉलो किया। 21st डे वापस हमने रिटेस्ट किए, रिटेस्ट के रिपोर्ट आए और रिपोर्ट एब्सोल्युटली नॉर्मल आए। प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो गई। आज वो बेटी पैदा हुई उनको, तो वो बेटी आज 3.5 पौने 4 साल की हो चुकी है एंड एब्सोल्युटली फाइन, कुछ भी इशू नहीं है। मतलब दोनों रिपोर्ट में आ चुका था प्रॉब्लम, लेकिन उसके बाद थर्ड रिपोर्ट बदल गया। आज भी वो रिपोर्ट हमारे पास में प्रिजर्व्ड है। तो सर सिर्फ मदर का ही रोल होता है गर्भ संस्कार में, या फिर फादर का भी कोई? देखिए, रोल तो बहुत लोगों का होता है, बिकॉज उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो मदर का है। क्यों मदर का है? क्योंकि बेबी डायरेक्टली प्लासेंटा से जुड़ा है। मैं हमेशा बताता रहता हूँ, जैसा ये मेरा हाथ है, ये हाथ क्या है, मेरे शरीर का हिस्सा है, क्योंकि मेरे शरीर से जुड़ा हुआ है ये। मैं अगर आर्टिस्ट हूँ, मेरा आज मूड नहीं है, तो क्या मेरे हाथ से कुछ मतलब पेंटिंग बनेगी या कुछ मैं लिख पाऊँगा? नहीं लिख पाऊँगा, बिकॉज मेरा मूड अच्छा नहीं है, तो मेरा हाथ काम नहीं करेगा। सो सिमिलर वे, बेबी जब प्लासेंटा से जुड़ा है तो वो बेबी भी क्या है, माँ के शरीर का हिस्सा है। माँ का अगर मूड अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली माँ के जो इमोशंस है वो सेम इमोशंस बेबी को जाने वाले, वही ट्रांसफ़र होने वाले। और ये मैं नहीं बता रहा, ये साइंस बताता है, ये रिसर्च बताता है। सेल बायोलॉजी को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता चलता है कि कैसे एक एक सेल कार्य कर रहा है बेबी को बनाने के लिए, कैसे इमोशंस का असर हो रहा है बेबी के ऊपर। सो यहाँ पे मतलब जैसे कि अनेक लोगों का इसमें रोल है, लेकिन पहला रोल एंड इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो माँ का है, क्योंकि वो डायरेक्ट रोल है। सो माँ हैप्पी रहना ज़रूरी है, लेकिन कई बार हम भारत में देखते हैं कि हमेशा बहू और सास के झगड़े को हमने देखा है, और सास बहू के इस झगड़े के दौरान सफ़र होती है वो बेचारी बेबी सब। यस, बहू सफ़र होती है। तो बहू सफ़र होती है तो सिर्फ बहू सफ़र नहीं हो रही है, प्रेगनेंसी में बहू के संग आने वाली संतान भी सफ़र कर रही है। तो इसलिए जब प्रोग्राम हमारे होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, तो उसमें मतलब इन लॉज, हस्बैंड, सबको बुलाते हैं ताकि उनको भी पता चले साइंस क्या है। अगर बहू को सफ़रिंग मिल रहा है, वो अगर स्ट्रेस में जा रही है, तो उसका असर क्या बेबी के ऊपर हो रहा है, कौन सा इम्पैक्ट हो रहा है, किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है। एक छोटा सा 7 सेकेंड का एक क्लिप है, इंटरनेशनली वो क्लिप मुझे मिला, मतलब बाहर का कहीं का तो क्लिप है, जहाँ पे माता पिता मतलब माँ का स्कैनिंग चल रहा है, प्रेगनेंसी के दौरान माँ का स्कैनिंग चल रहा है और माता पिता के बीच में झगड़ा हो रहा है। सो जैसे ही वो पति मतलब पिता जो है वो चिल्लाते हैं, वो स्कैनिंग में पता चलता है कि बेबी जंप कर रहा है वहाँ पे। सो बाहर का जो पिता का आवाज़ है, माँ के अंदर माँ चिल्ला रही है, उसका कैसा असर उस बेबी के ऊपर हो रहा है वो स्कैनिंग में क्लियरली दिख रहा है। सो इट इंडिकेट्स कि यस, आपके बाहर के एनवायरनमेंट का भी माँ के ऊपर और माँ के वजह से बेबी के ऊपर असर हो रहा है। सो बाहरी सपोर्टिंग रोल जो है, जैसे पिता
पिता का रोल है, इन लॉज का रोल है, इतना ही नहीं बल्कि सोसाइटी का भी रोल है। सोसाइटी का यानी कैसे, आज मेजॉरिटी महिलाएं वर्किंग है। आप जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, वहाँ पे आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, बॉस आपको मतलब आकर गाली दे रहा है, चिल्ला रहा है, बहुत काम का प्रेशर है। तो वो जो स्ट्रेस वाला एनवायरनमेंट है वो बेबी के लिए बहुत हार्मफुल है। नॉट ओनली बेबी, अगर ऐसे एनवायरनमेंट में आप है तो शायद आपको भी नेचुरल कंसीव भी नहीं होने वाला है, मतलब कंसीविंग के लिए भी प्रॉब्लम होने वाला है आपको। सो ये एनवायरनमेंट जो है वो बहुत गलत है। कई सारी रिसर्चेस हम पढ़ते हैं, इज़राइल के बारे में हमने जब पढ़ा तब पता चला कि आज इज़राइल छोटा सा देश है लेकिन पूरे विश्व के ऊपर राज कर रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इज़राइल में इतना इंटेलिजेंट लोग आए कैसे? डॉक्टर स्टीफन रीप जी का रिसर्च है। डॉक्टर स्टीफन रीप कहते हैं कि इज़राइल इतना छोटा देश होने के बावजूद भी पूरे विश्व के ऊपर राज कर रहा है। क्योंकि वहाँ पे जन्म लेने वाली हर एक संतान जन्म के साथ में ही ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट बनकर आ रही है। क्योंकि वहाँ की हर एक गर्भवती माँ 9 महीने के लिए प्रीनेटल डेवलपमेंट का प्रोटोकॉल फॉलो कर रही है। अभी ये प्रीनेटल डेवलपमेंट का प्रोटोकॉल यानी क्या है, हमारे भाषा में हम अगर बात करेंगे तो वो गर्भ संस्कार कर रही है। तो इज़राइल हमारे सामने एग्जाम्पल है। हज़ारों सालों से हमारे देश में इस गर्भ संस्कार की विधि के बारे में बताया जा रहा है। इतिहास के अनेक उदाहरण हम जानते हैं। अभिमन्यु जी का एग्जाम्पल हर किसी को पता है, कैसे अभिमन्यु जी ने चक्रव्यूह भेदन माँ के कोख में ही मतलब ये इतिहास के अनेक उदाहरण हम जानते हैं, लेकिन हम उसे फॉलो नहीं कर रहे। इज़राइल अगर फॉलो करके अपने देश को वो सारी संतानें अपनी बौद्धिक क्षमताओं के बेस पे इतने बड़े मुकाम तक लेकर जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हमारे यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे सिर्फ नंबर बन रहे, आंकड़े बन रहे। 146 करोड़ आबादी, देश कहाँ पे आबाद हो रहा है? ओलंपिक होते हैं तब पता चलता है कि एक ओलंपिक मतलब मेडल लाने के लिए भी हमें कितना सारा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी बढ़ रही है, व्हाट अबाउट द क्वालिटी? तो वो क्वालिटी यानी क्या है? आपकी बौद्धिक क्षमता है, आपका इंटेलेक्चुअल्स है। तो वो जो अंदरूनी सॉफ्टवेयर, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि बच्चा जब जन्म ले रहा है ना, तो सिर्फ शरीर से जन्म नहीं ले रहा है, वो अंदरूनी सॉफ्टवेयर के संग आ रहा है। आप जैसे मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, बाहर से दिखने के लिए सुंदर है बोल के आप मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, मतलब आपने बाहर से बहुत सुंदर मोबाइल है खरीदा, अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। मोबाइल फ़ोन खरीदते समय हम क्या देखते हैं? अंदर का सॉफ्टवेयर कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है, उसका मेमोरी पावर क्या है, उसका प्रोसेसर क्या है। जब बेबी जन्म लेता है उस वक्त हम सिर्फ शरीर क्यों देखते हैं? हम ये क्यों नहीं देखते कि बेबी का ग्रास्पिंग कैपेसिटी कैसा है? हम ये क्यों नहीं सोचते कि बेबी का ब्रेन फंक्शनिंग कैसा है, प्रोसेसर कैसा काम कर रहा है? हम उन एक्टिविटीज़ के ऊपर काम ही नहीं कर रहे, और काम ही नहीं करेंगे तो कहाँ से आएंगे इंटेलेक्चुअल्स? दिस थिंग्स आर मिसिंग। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया ने, हर माँ ने, जो माँ और पिता अपने बेबी को जन्म देना चाहते हैं ना, उन्होंने इस साइंस को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। बस एक मतलब आप पति पत्नी एक संतान को जन्म तो देंगे, लेकिन सफ़रिंग वो बच्चा करेगा, जीवन भर करेगा। ये 9 महीने अगर ध्यान नहीं दिया, 9 महीने के दौरान वो बाई बर्थ ग्रास्पिंग कैपेसिटी का तोहफा, वो प्रोसेसर का तोहफा, उन सारी बाई बर्थ क्वालिटीज़ का तोहफा अगर नहीं देते तो सफ़रिंग तो जीवन भर उस बेबी को करना पड़ेगा। इसीलिए ये गर्भ एजुकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, साइंटिफिक प्रूफ्स है। WHO बताता है कि यस, गर्भ के अंदर बेबी के ऊपर माँ के इमोशंस का बहुत बुरा असर, मतलब अच्छा बुरा जो भी है, इमोशंस का असर हो रहा है, खान पान का असर हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है 9 महीने जो है वो जागरूकता से बिताने चाहिए, नॉट बाई चांस, इट शुड बी बाई चॉइस। पर जैसे होता है प्रेगनेंसी के टाइम हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, बहुत एंग्जाइटी होता है, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उसका कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है और उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? इफ़ेक्ट कैसे पड़ता है उसके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा। कैसे होता है कि जब भी कोई स्ट्रेस फॉर्म होता है तो स्ट्रेस के संग कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन सिक्रेट हो जाता है, और कॉर्टिसोल जब बनता है तो ऑटोमेटिकली जो ग्रोथ है, जो ब्लड फ्लो है बेबी को कॉर्ड के माध्यम से होने वाला है, वो रुक जाता है, बेबी का ग्रोथ सिकुड़ जाता है। और स्ट्रेस लेवल अगर ज़्यादा बढ़ते हैं तो फिर
बहुत असर, जैसे कि प्रीमैच्योर डिलीवरी है, जैसे कि बेबी का मतलब कई बार अबॉर्शन, ये ऐसी कई सारी चीज़ों के लिए स्ट्रेस जिम्मेदार है। अभी ये स्ट्रेस या जो सफ़रिंग है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो हो रहे वो तो होने वाले हैं, बट वो होते समय भी आप अपने आप को कैसे हैप्पी रख सकते हैं? क्या वैसा एनवायरनमेंट आपके पास में है? क्या वैसे लोग आपके पास में है? जो पति है जो आपको इनकरेज कर रहा है हर रोज़ हैप्पी, मतलब पति ने भी ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि पत्नी जब कंसीव की है तो डेफिनेटली उसका हार्मोनल इम्बैलेंस होने वाला है, वो शायद चिड़चिड़ापन करने मूडी वाली हो है, जाते हैं बहुत, मूडी हो जाती बात है, बात पे रोते हैं, एग्जैक्टली छोटी छोटी बातों पे। तो वो पति का, इन लॉज का भी जिम्मेदारी है कि वो होने वाला है, लेकिन वो करेगी, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम उनसे जाकर झगड़ा करें, उनको समझ कर ले ले, या आपसे नहीं हो रहा है तो देर आर सिस्टम्स, वी आर वर्किंग फॉर दैट। हम एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरा 9 महीने उस माँ को हैप्पी रखने का कार्य हमारे ऐप के माध्यम से, एक्टिविटीज़ के माध्यम से, टीम के माध्यम से, कोऑर्डिनेटर्स के माध्यम से, डॉक्टर के माध्यम से हम कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, अकेले इंसान, कोई भी अकेला इंसान जर्नी पे निकलता है ना, तो डिस्ट्रैक्ट होने की संभावना ज़्यादा रहती है, बीच में गिव अप करने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन एक समूह के संग, एक ग्रुप के संग यदि आप किसी जर्नी पे निकले तो आप डिस्ट्रैक्ट होने की, आप वो जर्नी छोड़ने की पॉसिबिलिटीज़ आर वेरी लेस। सो जैसे कि आप अगर जिस किसी ट्राइमेस्टर में है प्रेगनेंसी के, उसी ट्राइमेस्टर के अगर 100, 200, 500 लोग अगर आपके साथ में हैं, वो सारी माएँ अपने बेबी के लिए कई सारी एक्टिविटीज़ कर रही है, वो सारी माएँ सेलिब्रेशंस कर रही है, वो सारी माएँ पूरे प्रोसेस को फॉलो कर रही है, कंसिस्टेंट है, एक्टिव है, एनर्जेटिक है, पीसफुल है, स्टेबल है, वो जब आप देख रहे हैं तो आपको भी ट्रिगर बैठ रहा है कि यस वो माँ कर सकती है, मैं भी अपने बेबी के लिए कर सकती हूँ, और वो आपको एनर्जाइज करता है। सो इसलिए ऐसे ग्रुप्स में जुड़ जाना ज़रूरी है, ताकि हार्मोनली इम्बैलेंस होना ये स्वाभाविक है, ये होने ही वाला है, लेकिन ऐसा होते वक्त भी आप अपने आप को कैसे पॉजिटिव रख पाएंगे, तो ऐसे ग्रुप के माध्यम से पॉजिटिव रख पाएंगे। लेकिन बहुत सब है कि बहुत सारे फीमेल्स को, प्रेग्नेंट वुमेन को वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, वो लड़ाई झगड़ा का हो, एंग्जाइटी, नेगेटिव थॉट्स तो वो आते ही रहते हैं, वो जितना भी इन्वायरमेंट पहला मिलता नहीं है, मिल जाता है तो वो जो नेगेटिव थॉट्स है वो रुकते नहीं कि अच्छा बेबी ऐसा होगा, अच्छा लेबर के टाइम क्या होगा, आगे कैसे हम बेबी को बड़ा करेंगे, तो उस सब की वजह से भी वो इफ़ेक्ट तो पड़ता ही होगा बेबी पे। नहीं पड़ता है, बट लेकिन जब आप ऐसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट के संग जुड़ जाते हैं, जैसे कि जीएससी के संग आज हज़ारों माएँ जुड़ चुकी है, एंड हज़ारों लोगों के गूगल के ऊपर अगर आप देखेंगे, डॉक्टर विष्णु माने रिव्यूज़ ऐसा सर्च करेंगे तो हज़ारों लोगों के कमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो ये कैसे हो रहा है, इतनी हज़ारों माएँ, मतलब मैं तो बता रहा हूँ कि 99% हमारे साथ में जुड़े हुए लोग हैप्पी है, 99%, किसी पे का भी रिग्रेट नहीं है, एवरीवन इज़ हैप्पी। वाई? बिकॉज एक ग्रुप के संग जब जुड़ते हैं तो उसका डेफिनेटली असर होता है। और यहाँ पे कुछ टेक्निक्स है, जैसे कि एटोसजेशन ट्रांस। ओके, वो क्या होता है? एटोसजेशन ट्रांस इज़ अ काइंड ऑफ, जिसे कहते हैं ना कि इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन जो आपके सबकॉन्शियस लेवल पे लेकर जाता है आपको। मेरे माध्यम से दी गई सूचनाएं हैं, जिसे सेट ऑफ पॉजिटिव सजेशंस कहा जाता है। तो ये सेट ऑफ पॉजिटिव सजेशंस जब आप सुनते हैं, आँख बंद करके वो ऑडियो मेरा सुनते हैं मेरे आवाज़ में, तो कुछ ही पल में आप अपने आप को भूल जाते हैं, पूरी तरह से भूल जाते हैं, और पैर के नाखून से लेकर सिर के बालों तक पूरा शरीर आपका एनर्जाइज हो जाता है। उस 20-25 मिनट का एटोसजेशन ट्रांस रहता है। उस 25-30 मिनट्स में पूरा आपका बैलेंसिंग हो जाता है, दिमाग के थॉट रुक जाते हैं, ऐसा लगता है कि पिछले 20-25 मिनट आप कहीं तो गायब हो गए थे, आपको पता ही नहीं चलता है। और इतना शांति, इतना सुकून, इतना पीस, इतनी स्टेबिलिटी आपको मिलती है जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से मतलब ये आपका क्रैंकीनेस पूरी तरह से गायब करते हैं। एज वेल एज जब सबकॉन्शियस माइंड को हम सजेशंस देते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, पैर के नाखून से लेकर सिर के बालों तक हमारे शरीर के अंदर जो ग्रंथियाँ हैं उन ग्रंथियों को बैलेंस करने का काम करती है। कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन हम कहते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान भी ये नोशिया, एंजाइटी, डिप्रेशन होता रहता है, तो इसको भी स्टेबलाइज करने का काम ये ट्रांस करते हैं। बिकॉज हमारे शरीर के अंदर जो ग्रंथियाँ हैं उनका काम क्या है, स्राव को निर्माण करना। बट प्रॉब्लम क्या होता है, जब आपका स्ट्रेस फैक्टर बढ़ जाता है
तो ये ग्रंथियाँ इम्बैलेंस हो जाती है, एक तो एक्सेस स्राव करना शुरू कर देती है या लेस। एक्सेस हो गया तो भी आप बीमार हैं, लेस हो गए तो भी आप बीमार हैं। मेडिकेशंस क्या करते हैं, दवाइयाँ क्या करती, एक्सेस है शरीर से बाहर निकालेंगे, लेस है ज़रूरत पूर्ण करेंगे। सो ये जो ट्रांस है, ट्रांस क्या करता है, क्योंकि ये सारी ग्रंथियाँ हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चल रही है, वो कंट्रोल कर रहा है सबकॉन्शियस माइंड, जिसे ऑटोनॉमस सिस्टम हम कहते हैं। सो ट्रांस जो जाता है आपके सबकॉन्शियस लेवल पे जाता है। सो सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से उन ग्रंथियों तक पहुंचकर उन ग्रंथियों का बैलेंसिंग होता है, और जब बैलेंसिंग होता है तो कई सारी बीमारियाँ जैसे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स जो हम कहते हैं वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। कई सारे एग्जाम्पल, जैसे कि एक माँ थी जिनका हाई बीपी का इशू था, तो माँ ने मुझे, वेबिनार चल रहा था, माँ ने मुझे मैसेज किया कि मैं बता रहा था कि कैसे एटोसेशन ट्रांस का क्या क्या फ़ायदा होता है, हाई बीपी लो बीपी के लिए कैसे इसका इशू, मतलब कैसे बेनिफिट मिलता है। तो उस माँ ने मुझे पिंग किया कि सर ऐसे ऐसे मुझे 3rd मंथ से हाई बीपी का इशू है और अभी 7th मंथ चल रहा है, डॉक्टरों ने कहा है कि मतलब मैटरनिटी बैग रेडी रखो, कभी भी डिलीवरी करवानी पड़ेगी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है बिकॉज ऑफ बीपी का फ्लक्चुएशंस की वजह से। तो क्या मुझे बेनिफिट हो सकता है क्या इससे? माँ को कहा ज़रूर बेनिफिट हो सकता है। कैसे? तो इस ट्रांस की वजह से आपके, क्योंकि बीपी बढ़ रहा है मतलब कौन बढ़ा रहा है? आपका खुद का एंजाइटी, कुछ थॉट मन में आ रहा है, कुछ तो अंदर ट्रिगर हो रहा है, और ट्रिगर होने की वजह से जो सिग्नलिंग जा रहा है वो सिग्नल की वजह से आपका बीपी बढ़ रहा है। सो जब आपने ट्रांस सुनना शुरू किया, उस मॉम ने जीएससी मतलब जीएससी ज्वाइन किया, आगे वो ट्रांस सुनना शुरू किया, और ट्रांस सुनने के वजह से क्या हुआ, जिनको कहा गया था कि 7th मंथ में मैटरनिटी बैग रेडी रखो, कभी भी आपको एडमिट होना होगा, डिलीवरी करवानी होगी, वही माँ 9 महीने 6 दिन पूर्ण करके बेबी को जन्म देती है, कुछ भी इश्यू नहीं है। उस 7 महीने के बाद जब से उन्होंने ट्रांस सुनना शुरू किया, डिलीवरी तक एक बार भी बीपी फ्लक्चुएट नहीं हुआ। डॉक्टर भी सरप्राइज थे, मैडम किया क्या? सो सच काइंड ऑफ रिजल्ट्स, बिकॉज डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस लेवल पे जाके काम करना जरूरी है। एंड आई बिलीव कि हमारा बॉडी सबसे बड़ा हीलर है, वो अपने आप को मतलब रीजेन्यूएट करता रहता है, हील करते रहता है। सो प्रेगनेंसी में ये हीलिंग कंसेप्ट माँ अगर अपने आप के लिए इस्तेमाल करती है तो कई सारी प्रेगनेंसी की रिस्क कम हो जाती है। जो माँ को डाउट लगता है ना, मेजॉरिटी माँओं को डाउट क्या होता है, कहीं अबॉर्शन तो नहीं होगा, प्रॉब्लम तो नहीं होगा, बेबी तो ठीक रहेगा, डिलीवरी तो ठीक होगी, मतलब ऐसे अनेक डाउट्स है। ये डाउट्स यानी क्या है, लिटिल वॉइसेस है, और ये लिटिल वॉइसेस को अगर हमने ख़त्म नहीं किया तो वो बढ़ते रहते हैं, उसी वजह से एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ता जाता है, एंड उसका असर फिर माँ के ऊपर और माँ की वजह से बेबी के ऊपर भी देखने के लिए मिलता है। सो मैं कहता हूँ हमेशा कि दिस इज़ द ब्लेसिंग, प्रेगनेंसी इज़ अ ब्लेसिंग, और ये ब्लेसिंग आपको सफ़र करने के लिए नहीं बल्कि आपको सेलिब्रेट करने के लिए मिले। सो जितना सेलिब्रेशन करेंगे उतना हैप्पीनेस आपको मिलेगा, जितना सेलिब्रेशन करेंगे उतना बेहतर एनवायरनमेंट माँ को और माँ की वजह से कोक के संतान को मिलेगा। जो वर्किंग वुमेन होती है वो कैसे गर्भ संस्कार की प्रैक्टिस को एट होम कर सकती? बहुत अच्छा सवाल किया है। क्यों, कई बार जो माएँ आती है तो उनको लगता है कि सर हम कैसे करें, हम तो वर्किंग है, 12 घंटे की ड्यूटी है, 10 घंटे की ड्यूटी है। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, बिकॉज आज के एरा में क्या है, टेक्नोलॉजी की वजह से घर बैठे बैठे आज हर माँ को गर्भ संस्कार करना आसान हो चुका है। पहले क्या होता था, कोई तो किताब गर्भ संस्कार की आती थी, बस किताब आपको गर्भ संस्कार का इन्फॉर्मेशन दे सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए आपको ली गई इन्फॉर्मेशंस के ऊपर हर रोज़ काम करना होगा। मैं हमेशा बताते आया हूँ कि गर्भ संस्कार कोई एक दिन का विधि नहीं है। कई बार कुछ लोग होते हैं जो मंथली एक बार बुलाते हैं, गर्भ संस्कार का कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं, वीकली बुलाते हैं, या 2 दिन का वर्कशॉप होता है और हो गया गर्भ संस्कार। 2 दिन का वर्कशॉप आपको गर्भ संस्कार का नॉलेज देगा, इन्फॉर्मेशन देगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देगा, बिकॉज कंसिस्टेंसी मेंटेन होने के चांसेस बहुत कम है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आज आपको लग रहा है कि मैं मेरे बेबी के लिए कुछ करूँगी, लेकिन कल करेंगे इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि कल सुबह अगर उठते ही नौसिया फील हो रहा है तो कुछ नहीं करने वाले आप, करने का मन ही नहीं होता है। सो ऐसे सिचुएशन में कैसे करेगी माँ? और इसीलिए मेंटोरिंग चाहिए, सिर्फ सोच होकर नहीं चलेगा, सोच के संग कोच का भी होना बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में।
सो गर्भ संस्कार की इस पूरे प्रोसेस में अगर कोचिंग ले रहे, कोई आपको हैंड होल्ड सपोर्ट कर रहा है, तो वो सपोर्ट बहुत आपको मदद करता है। सो आपका सफ़रिंग रुक जाता है और आपकी वजह से आपके बेबी का सफ़रिंग भी रुक जाता है। और इसीलिए इस प्रोसेस में मतलब ये कम्युनिटी होना, आप सब लोग एक साथ होना, हर चीज़ के लिए गाइडेंस होना, छोटे छोटे डाउट रहते हैं वो भी एंजाइटी निर्माण करते हैं, जैसे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये करूँ या ना करूँ, किया तो क्या होगा। और नॉर्मली कब होते पता है, हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास में जाकर घर आते हैं और घर आने के बाद पता चलता है कि यार हमने तो ये पूछा ही नहीं, और बस अगले समय जाने तक उसके दिमाग में वही बैठा रहता है कि हमने पूछा नहीं क्या करें, हमने ये पूछा नहीं तो क्या वही करें। फिर स्ट्रेस एंजाइटी और बढ़ जाती है। सो प्रेगनेंसी इज़ अ ब्लेसिंग, सेलिब्रेशंस है और सेलिब्रेट करते रहना चाहिए। और इस तरह से अगर हम सेलिब्रेट करेंगे तो डेफिनेटली इस प्रोसेस का फ़ायदा कोख के संतान को होने ही वाला है। जैसा आपने बताया कि प्रेगनेंसी कंसीव करने से 90 डेज़ पहले ही आपको गर्भ संस्कार कर लेना चाहिए, लेकिन आजकल इनफर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। लेट प्रेगनेंसी की वजह से, मतलब कि लेट कंसीव करेंगे, इसके वजह से बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी है। तो क्या गर्भ संस्कार के थ्रू इनफर्टिलिटी को ख़त्म कर सकते हैं? कई सारे रिजल्ट्स ऐसे हैं। मैं पहले तो आपको करेक्ट करना चाहूँगा, गर्भ संस्कार नहीं, गर्भ संस्कार तो कंसीव होने के बाद में शुरू हो जाता है। गर्भ में वो बीज आने के बाद में गर्भ संस्कार शुरू हो जाते हैं, बट बीज आने से पहले शुरू होता है वो बीज संस्कार। ओके। सो बीज संस्कारों की प्रोसेस से माता पिता का स्ट्रेस मतलब एलिमिनेट किया जा सकता है, होता है। जैसे कि ट्रांस है, कई सारी एक्टिविटीज़ उनको रहती है 90 डेज़ के लिए। जब कुछ प्रोसेस जैसे कि लाइफस्टाइल में बदलाव किया जाता है, खान पान में बदलाव किया जाता है, उनके मेडिटेशंस एंड स्ट्रेस लेवल को मतलब मेडिटेशन करवाए जाते हैं, स्ट्रेस लेवल उनका रिड्यूस किया जाता है। मेंटल एंड फिजिकल डिटॉक्स जब होता है तब कई सारे कपल्स नेचुरली कंसीव हो जाते हैं। 46-48 एज में भी लोगों ने कंसीव किया हुआ है, बेबीज़ को जन्म दिया है। ऐसे मैंने कई सारे केसेस हमारे पास में है। सो पॉसिबिलिटीज़ आर देयर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आपने अपने आप के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। हमारी बॉडी ने वैसा मतलब मैकेनिज़्म बनकर आया हुआ है ऑलरेडी। मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मैकेनिज़्म है वो ऑलरेडी बन के आया है, वो कंसीव होने के लिए ही बना हुआ है। लेकिन आज नहीं हो रहा है, मतलब क्या है, कहीं ना कहीं तो अंदर कुछ तो गड़बड़ है। आपके स्ट्रेस की वजह से, आपके लाइफस्टाइल की वजह से। अगर आप उसे रिवर्ट करते, नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि 90 डेज़ में हमारे शरीर का हर एक सेल रिप्लेस हो जाता है, तो वो 90 डेज़ अगर अपने आप के अंदर कुछ हैबिट्स आप डेवलप करते हैं, आप खुद को रीजेन्यूएट करते हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ आर मोर कि आप नेचुरली कंसीव करके आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि आज के दिन पे कि लोगों को वो पेशेंस नहीं है। एलोपैथिक या बाकी सारी जो मेडिकल सपोर्ट है उनकी वजह से ऐसे उनके जो शरीर के अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं उनको रिपेयर करने का उनके लिए काम किया जाता है, और फिर वो लेकर मेडिसिन लेके या बाकी सारी अल्टरनेटिव प्रोसेस को फॉलो करके लोग कंसीव कर लेते हैं। बट रियलिटी में अगर देखेंगे, आपके पास में पेशेंस है, आप अगर इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए तैयार है, तो यस, पॉसिबिलिटीज़ आर मोर। यू फर्स्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ, यू वर्क ऑन योर सेल्फ, एंड अगर आप वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि किसी भी अल्टरनेटिव थेरेपी को जाने से पहले, प्रोसेस को फॉलो करने से पहले, आप अगर ये नेचुरल प्रोसेस फॉलो करके देखते हैं तो डेफिनेटली कुछ बेहतर हो सकता है। सो इस तरह से जाना चाहिए। और जैसे पिछले प्रश्न में भी मैंने एक आंसर जब आपने पूछा था कि टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने बताया था। सो आजकल ये सारी वर्किंग माओं के लिए टेक्नोलॉजी की वजह से आसान हो चुका है। घर में बैठे बैठे आपके समय पे ये सारी चीज़ें, चाहे आप प्रेगनेंसी प्लानिंग में है या प्रेग्नेंट है, बीज शुद्धि हो या गर्भ संस्कार हो, मतलब बीज संस्कार हो या गर्भ संस्कार हो, दोनों भी घर बैठे बैठे आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे कई सारे माओं के फीडबैक, मतलब हमारे यहाँ पे हमारे 9 महीने के लिए जो माएँ जुड़ती है, 90% माएँ वर्किंग माएँ हैं। इवन 30+ कंट्रीज से लोग आज जुड़े हैं। उनके समय पे अमेरिका से हज़ारों लोग जुड़े हैं। सो उनके समय पे वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ फॉलो करते हैं और मस्त एंजॉय करते हैं। दे आर डूइंग एवरीथिंग, दे आर सो हैप्पी।
बिकॉज कोई तो वो सपोर्ट जो है आपके मन के लिटिल वाइज अगर इस तरह से रिकवर हो रहे हैं, आपके सारे डाउट रिकवर हो रहे हैं, आपको पूरा फैमिली मिल रहा है, टास्क मिल रहे हैं, एक्टिविटीज़ मिल रही है, मतलब सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो पूरा माहौल बदल जाता है। सो मुझे लगता है कि वर्किंग, मतलब हम कहते हैं कि GSC इज़ ईजी फॉर बिजी मॉम। जो भी बिजी मॉम्स है उनके लिए हर रोज़ ये फॉलो करने के लिए ईजी ऐसा टूल बना हुआ है। आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, ईजी वे में हर दिन ये कर सकते हैं, और हर दिन करना ज़रूरी है। क्योंकि मैं जो बता रहा था कि एक दिन में गर्भ संस्कार नहीं होते, बेबी एक दिन में नहीं बढ़ रहा है, बेबी आपके कोख में हर रोज़ बढ़ रहा है, हर रोज़ एक नए नए अंगों की डेवलपमेंट हो रही है, हर रोज़ ग्रोथ हो रहा है। सो ये ग्रोथ के दौरान, इस प्रोसेस के दौरान ही अगर इसे प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हर रोज़ फॉलो करना जरूरी है। हर रोज़ अगर फॉलो करते हैं तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट बेबी के ऊपर होते हुए हमने देखा है। तो जो जैसे जिन्होंने IVF करवाया है, IUI कराया है, तो क्या वो भी गर्भ संस्कार कर सकते हैं? ज़रूर करना चाहिए। अगर एक तो नेचुरली आपने कंसीव नहीं किया है, फर्स्ट थिंग, आप IUI या IVF प्रोसेस से कंसीव कर रहे हैं, IUI IVF प्रोसेस के लिए लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं, इंजेक्शन्स ले रहे हैं, हार्मोन्स ले रहे हैं। पहली बात, आपको ये करना ही क्यों पड़ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं तो अंदर कुछ गड़बड़ी है। तो ऐसे प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं तो क्यों ना आप गर्भ संस्कार की प्रोसेस फॉलो करें। अगर फॉलो करते हैं तो जो भी, जैसे कहते हैं ना कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स पॉसिबिलिटी होती है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या है कि एक मोबाइल फ़ोन है, उसके अंदर का सॉफ्टवेयर में कुछ तो बग्स है, प्रॉब्लम्स है, वही सॉफ्टवेयर कॉपी पेस्ट हो रहा है हर डिवाइस में। उस सॉफ्टवेयर में ही प्रॉब्लम है, बग्स है, तो सेम बग हर डिवाइस में जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सॉफ्टवेयर ऑटोनोमस सिस्टम माँ से कॉपी होकर जेनेटिकली उस बेबी के अंदर जा रही है। सो जेनेटिकली मीन्स माता या पिता का जीन्स वो ट्रांसफ़र हो रहा है ना। सो क्या ट्रांसफ़र हो रहा है असल में? वो सॉफ्टवेयर ट्रांसफ़र हो रहा है। कौन सा सॉफ्टवेयर? जैसे कि हम यहाँ पे आज बात कर रहे हैं, अंदर डाइजेशन शुरू है, अंदर पूरा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, अंदर सारी ग्रंथियाँ काम कर रही है, अंदरूनी चालू है ना ये सब कुछ। वो कौन करवा रहा है? वो ऑटोनोमसली हो रहा है। हमारी सांसें चल रही, ऑटोमेटिकली चल रही, वो हम कर नहीं रहे, वो ऑटोनोमस प्रोसेस है। सो ये ऑटोनोमस प्रोसेस जो है उसे ही सॉफ्टवेयर करते हैं, वही क्या है, जेनेटिकली आया हुआ प्रोग्रामिंग है, तो उसके माध्यम से ही ऑटोमेटिकली चल रहा है। सो अभी माता पिता के अंदर कुछ इश्यूज़ है, उनके जीन्स में जेनेटिकली उनके अंदर ही उनके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। अभी यही सॉफ्टवेयर कॉपी पेस्ट होकर आगे जाएगा, बेबी के अंदर जाएगा, शायद उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स होने वाले। सो ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी पास ऑन नहीं करने हैं आपको, तो भी गर्भ संस्कार आपके लिए मदद करेगा। ये प्रोसेस आपको हील करने के लिए मदद करेगी, आपको वापस रीजेन्युएट करने के लिए, रीबैलेंस करने के लिए मदद करेगी, और इसका अच्छा इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसीलिए, और इवन जैसे कि GSC में स्पेशली जो ट्रांस रहते हैं, बहुत सारी माएँ हैं जो IUI IVF कंसीव करके आती है। हमने कई बार देखा है उसका फेल्यूर रेट भी बहुत ज़्यादा है। मतलब एम्ब्रियो जब ट्रांसफ़र किए जाते हैं, वो एम्ब्रियो सेटल होंगे, एक्सेप्ट होंगे, उसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत कम रहती है। सो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद वो प्लेसेंटा से जुड़ने चाहिए, वो फर्टिलाइज होने चाहिए, मतलब प्रॉपरली वहाँ पे अटैच होने चाहिए। वो अटैचमेंट के समय पे कई बार डिस्टर्ब हो जाते हैं, और डिस्टर्ब हो गए तो साइकिल फेल। सो लाखों रुपए खर्चे करके इतने सारे इंजेक्शन्स और इतना सारा पेन लेकर जो प्रोसेस करा हुआ है, वो फेल होने के चांसेस वहाँ पे बढ़ते हैं। तो अगर इस प्रोसेस में अर्ली कई सारी माएँ जुड़ी है जो अर्ली ही मेरे पास से वो ट्रांस लेती है, ताकि जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं वो सेटल हो जाए और वहाँ से ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। तो उस प्रोसेस के लिए भी आपका माइंडसेट, आपका पूरा बॉडी तैयार किया जाता है, मतलब ट्रांस के माध्यम से, तो सक्सेस होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। सो दैट्स वाई जो लोग IUI IVF के थ्रू कंसीव हो रहे हैं, उन्होंने तो 100% ज्वाइन करना ही करना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि बेबी को कंसीव होने के बाद, आपके प्लेसेंटा से अटैच होने के बाद, पैर के नाखून से लेके सिर के बालों तक पूरा शरीर बन रहा है। सो ये बनते समय, मतलब IVF से कंसीव हुआ है या नेचुरली कंसीव हुआ है, शरीर तो बन ही रहा है, ब्रेन तो बन ही रहा है, वह स्वभाव तो बन ही रहा है, स्वरूप तो बन ही रहा है, सारा शरीर बन रहा है। तो बनते समय वो प्रोसेस में करेंगे तो बेहतर बना पाएंगे, नहीं करेंगे तो बेबी तो आएगा, बट क्वालिटीज़ का जो मैंने बात किया, क्वांटिटी जरूर बढ़ेगी बट क्वालिटी नहीं मिलेगी।
तो जैसे बोलते हैं कि गर्भ संस्कार करने से बच्चे का माइंड मतलब जीनियस हो जाता है बच्चा, तो ये मिथ है कि ये सच में होता है? सच में होता है ऐसा मैं ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा, क्योंकि कई सारी माएँ, आज हज़ारों माएँ हमारे साथ में जुड़ी है और हर माँ का फीडबैक आपको देखने के लिए मिलेगा। मेन बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आज भारत में अगर बर्थ रेट देखेंगे तो करीब करीब 80,000 बच्चे हर रोज़ जन्म ले रहे। मेरा एक सवाल रहता है, 80,000 बच्चे जो हर रोज़ जन्म ले रहे, उस हर एक माता पिता का, उस बच्चे के हर एक माता पिता का एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बच्चा ब्रिलियंट हो, स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, है ना? हर किसी का है। लेकिन क्या हर किसी को ऐसा बच्चा मिल रहा है? जो 80,000 बच्चे हर रोज़ जन्म ले रहे हैं उसमें से कितने भारत रत्न बन रहे हैं, कितने नोबेल विनर बन रहे हैं, कितने ओलंपिक विनर बन रहे हैं? हाथों की उंगलियों पर गिनने जितने भी नहीं। इसका मतलब क्या है? हमारा एक्सपेक्टेशंस कुछ है बट रियलिटी कुछ अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ फिज़िकल डेवलपमेंट के ऊपर ही हमारा ध्यान है। जो बेबी का अंदरूनी मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसके लिए हम कोई प्रयास कर ही नहीं रहे। अगर वो अंदर का सॉफ्टवेयर ही कमज़ोर है तो हार्डवेयर अच्छा आकर भी क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। सो इसीलिए ये प्रोसेस फॉलो करना ज़रूरी है। तो गर्भ संस्कार के रिलेटेड कोई एक पॉपुलर मिथ अगर आपको तोड़नी हो तो वो क्या होगी? गर्भ संस्कार के रिलेटेड मिथ्स तो वैसे बहुत है। गर्भ संस्कार के रिलेटेड नहीं, लेकिन प्रेगनेंसी के 9 महीने के दौरान जरूर मिथ है। गर्भ संस्कार के बारे में अभी तक मैंने ऐसा कोई मिथ सुना नहीं है। गर्भ संस्कार नहीं, बल्कि इस प्रोसेस के दौरान, जैसे कि ग्रहण है, ग्रहण के दौरान कुछ चीज़ें नहीं करनी है, कुछ काटना नहीं है, या महिलाओं को ऐसे ही एक जगह पे बैठने के लिए कहा जाता है। ऐसे अलग अलग मिथ है। गर्भ संस्कार के रिलेटेड मिथ बोले तो मैं वही बताऊंगा कि किताब पढ़कर गर्भ संस्कार होते हैं, ये मिथ ही है। किताब से इन्फॉर्मेशंस मिलती है, गर्भ संस्कार नहीं होता है। अगर आपको कोई एक ऐसी रियल लाइफ स्टोरी अभी शेयर करनी हो जो आपने रियल लाइफ देखा है एग्जाम्पल में, तो आप कौन सी करोगे? वैसे तो बहुत कर पाऊँगा, बिकॉज़ पिछले 6 साल से इन माँओं को इनकरेज करने का काम, माँओं को सपोर्ट करने का काम कर रहा हूँ। तो पिछले 6 साल में हज़ारों लाखों माएँ जुड़ गई और 45 बेबीज़ है अभी तक जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड निर्माण किया है। 4 महीने से उम्र से लेकर 1.5 साल की उम्र तक ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। 3 महीने के उम्र में कोई ओम कह रहा है, कोई गौरव बोल के अपना नाम बोल रहा है, कोई पिता को रिस्पॉन्स कर रहा है, पिता बात कर रहा है तो पिता से बहुत अच्छी तरह से बात कर रहा है बेबी। 3 महीने की उम्र में बात करने वाले बेबीज़, हज़ारों बेबीज़ आपको हमारे इंस्टा चैनल पे देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्रेग्नेंट लेडी अननोइंगली करती है जो उसे नहीं करना चाहिए? अननोइंगली वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि गुस्सा करना, जैसे कि सासू माँ के संग बहुत बार गुस्सा होता रहता है, या लड़ाई झगड़े हो रहे, रोना, छोटी छोटी चीज़ों पे रोना। अननोइंगली वो रो रही है, लेकिन जब माँ गिव अप की है उस वक्त जो सेल्स माँ के शरीर में निर्माण होंगे वो कैसे होंगे? वो करेजियस नहीं, वो भी वैसे ही होंगे और वही सेल जाकर बेबी के शरीर को बनाने वाले। सो अननोइंगली इस 9 महीने को इग्नोर करना। बहुत बार अननोइंगली हमारी आज की माएँ वर्क को प्रायोरिटी दे रही है, ऑफिशियल वर्क को पहले, करियर को प्रायोरिटी दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि उनको पता ही नहीं है 9 महीने के दौरान मैंने मेरे कोख के संतान को समय दिया तो क्या निर्माण होगा, ये माँ को पता नहीं है। इसलिए अननोइंगली कई सारी चीज़ें माँ ये कर रही है। लोग फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली करते हैं, करेक्ट। बट इसका कोई प्लानिंग नहीं करता है कि बच्चे के लिए ये करना ज़रूरी है, ये करना नहीं। तो उसकी वजह से, जैसे हमने पहला क्वेश्चन पे अपने वापस आऊँगी, जो मैंने डिंक वाला कॉन्सेप्ट बोला था, तो लोग अपने करियर पे ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हम बाद में बेबी कंसीव करेंगे, उसकी वजह से उन्हें और प्रॉब्लम्स आ रही है। तो उनको आप क्या एक एडवाइस देना चाहोगे? जैसे मैंने कहा कि आज भारत का जो बर्थ हमने देखा 80,000 बच्चे बन रहे। कैसे बन रहे पता है? बाई चांस बन रहे, नॉट बाई चॉइस। बस शादी हो गई इसलिए बच्चों को जन्म दिया जा रहा है। बच्चों के जन्म को लेकर कोई पर्पज़ नहीं है, कोई वजह नहीं है, कोई सोच नहीं है। आपने जैसे कहा कि हम पैसों की प्लानिंग कर रहे हैं बट बच्चों की प्लानिंग कर रहे हैं, एंड दैट्स द रीज़न कि हर माता पिता आज सफ़र कर रहा है। आज इस प्रोसेस के दौरान ही आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो आगे जाके तकलीफ़ बेबी को तो होगी ही होगी, बट आपको भी होने वाली है, आपको भी सफ़र। सो इसलिए वापस वही सवाल, आपको क्या चाहिए?
संतति या संपत्ति। अगर आपसे प्रेग्नेंट लेडी या फिर पेरेंट्स जुड़ना चाहें तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? ज़रूर, हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स देंगे, वेबिनार के लिए जुड़ सकते हैं, हमारा नंबर देंगे, वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। जानकारी लीजिए, पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करके 9 महीने के जर्नी में शामिल हो जाइए। तुरंत कॉल करके भी आप हमारी टीम से बात करके आपके 9 महीने का जर्नी शुरुआत कर सकते हैं। एप्लीकेशन है हमारा गर्भ संस्कार चैलेंज, वह एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से भी आपका सब्सक्रिप्शन आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो वेबिनार सेमिनार में आकर वो अंडरस्टैंड कीजिए और देन स्टार्ट यूर जर्नी। मोस्टली पति पत्नी मतलब अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट है, वो अवेयरनेस आपको मिलेगा, 100% मिलेगा और आपका जर्नी भी बहुत सुंदर होगा। थैंक यू सो मच सर, आज इतनी नॉलेज मुझे मिली क्योंकि मुझे भी गर्भ संस्कार के बारे में नहीं पता था। हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनको इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, इसके बारे में बताया ही नहीं जाता है। तो जैसे मुझे इस जो हमारी जनरेशन है उससे, जैसे मेरी जो जनरेशन है, मुझे जो नॉलेज आपने दी है तो अब मैं आगे इन फ्यूचर ये चीज़ ध्यान रखूँगी। जो हमारी जनरेशन अभी प्रेगनेंसी प्लान कर रही है या जो अभी मैरिड है, अभी जो इस जनरेशन मैरिड है, तो वो अब इस नॉलेज के थ्रू जो आपने इस पॉडकास्ट में दी वो भी अब गर्भ संस्कार को चुनेंगे। तो आप लोग भी, अगर आपकी फैमिली में आपकी बेटी है, बहन है, भाभी कोई भी है, तो उन तक ये नॉलेज ज़रूर पहुंचाएं क्योंकि सारी माँओं को ये नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। गर्भ संस्कार को हमें एक अपना एज अ डेली प्रैक्टिस प्रेगनेंसी के टाइम या उससे पहले ये एज अ प्रैक्टिस बना लेना चाहिए। एब्सोल्युटली, ये इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में हमें कभी नहीं बताया गया। आज इस पॉडकास्ट के थ्रू हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत नॉलेज मिली है। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत अच्छा लगा और थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, ताकि अनेक माँओं तक आपके माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन जाएगा। और मेरा विश्वास है कि जब माँ बदलेगी तब देश जरूर बदलेगा। हमेशा मैं आज तक कहते आया हूँ कि अगर देश को बेहतर बनाना है तो पहले इस देश की हर गर्भवती माँ को बदलना होगा, और छत्रपति शिवाजी महाराज जी जैसी ग्रेट संतान को पाना है तो पहले हर माँ को जिजामा बनना होगा। सो जिजामा जैसी माएँ बनेंगी तभी जाके शिवाजी महाराज जी जैसी संतानें बन पाएगी। सो माँ बहुत कुछ कर सकती है। माँ की जो कैपेसिटीज़ है, कुदरत ने अगर इस विश्व में अगर कोई ग्रेट बनाया है तो वो है माँ, वो है स्त्री। सो स्त्री विश्व को निर्माण करती है। वो सिर्फ बेटा या बेटी को जन्म नहीं देती, बल्कि वो भविष्य को जन्म देती है। और इसलिए उस माँ तक ये प्रोग्राम पहुँचना ज़रूरी है, वो अवेयरनेस पहुँचना ज़रूरी है। और मेरा विश्वास है ये जो रेवोल्यूशन हमने शुरुआत की है, छोटी सी जो शुरुआत हमने की है, आने वाले दिन में डेफिनेटली देश को बेहतर बनाएगी, हर माँ को बेहतर बनाएगी, ये मेरा विश्वास। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।